हाँ तो बच्चों, हम मास डिफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मास डिफेक्ट क्या था? एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व मास में डिफरेंस। एक्सपेक्टेड मास वाज द मास दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, masses of protons plus neutrons, and observed mass was something we are getting from the mass spectrometer. उनमें जो भी डिफरेंस था वो मास डिफेक्ट था। एंड वी आल्सो डिस्कस कि वो मास डिफेक्ट जो था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज जब न्यूक्लियस बना था तो इट बिकेम मोर स्टेबल एंड इन दैट प्रोसेस इट रिलीज्ड एनर्जी। इट वाज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Now we are going to relate that energy as binding energy of the nucleus. We are going to relate that energy as binding energy of the nucleus. तो binding energy अपन कैसे define करते हैं? It is the amount of energy released when nucleus was formed from its constituents. Constituents क्या होते हैं न्यूक्लियस के? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो जब न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना था, उस जिस समय कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. और अदर वे टू से इज कि अगर एक न्यूक्लियस है उसको अपन तोड़ना चाहते हैं, अगर एक न्यूक्लियस है उसको अपन तोड़ना चाहते हैं तो उसको कितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी. ओके, सो पिक्टोरियली अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट विल लुक लाइक दिस. दिस इज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन मिलके हीलियम न्यूक्लियाई बना रहे हैं. एंड न्यूक्लियाई बनाएंगे तो इट विल बिकम स्टेबल, और ये स्टेबल होगा तो सम एनर्जी विल रिलीज, दैट विल बी कॉल्ड ईबी. बाइंडिंग एनर्जी को अपन ईबी, ई सबस्क्रिप्ट बी से डिनोट करेंगे. एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर. सिंपल सा है. सो हाउ डू वी डिफाइन द न्यूक्लियस स्टेबिलिटी? तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स लाइक यू वुड लाइक टू थिंक कि न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब न्यूक्लियस स्टेबल है, ऐसा हर बार नहीं होता. क्यों नहीं होता? ध्यान से देखो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैप्पीनेस की बात की जा रही है, ठीक है ना. सो आई ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल. जैसे मान लो कि तुम्हारा भी एक घर है, ठीक है ना, मदर है, फादर है, सिस्टर है, ठीक है ना, ब्रदर है, तुम लोग एक घर में रहते हो, ठीक है. सो फादर की सैलरी इंक्रीज होती है, राइट. सो इट्स ए हैप्पी मोमेंट, राइट. लेकिन तुम्हें हैप्पीनेस कब मिलेगी? तुमको हैप्पीनेस तभी मिलेगी ना जब तुम्हारा पॉकेट मनी भी क्या हो? इंक्रीज हो अकॉर्डिंग टू हिज सैलरी, राइट. गेटिंग माई पॉइंट? सो द सेम थिंग इज द केस विद द न्यूक्लियस, कि अगर ईच ऑफ द न्यूक्लियन जो न्यूक्लियस में रह रहा है, न्यूक्लियस जो एक घर है जिसके अंदर ए लोग रहते हैं, जेड से मतलब ए लोग रहते हैं ना, तो अगर ईच ऑफ द न्यूक्लियन इज हैप्पी ना, each of the nucleon is happy, then nucleus is a happy place or it is a more stable. When I say happy मतलब nucleus क्या ज्यादा stable है. So that measure is binding energy per nucleon. तो total binding energy तो है ही है, ठीक है. उसमें किसका डिवाइड कर दो? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का डिवाइड कर दो. तो EB by A, that is EBN. ठीक है, EBN is EB, that is total binding energy upon number of nucleon. That is the measure of happiness or that is the measure of stability. तो जो भी स्टेबिलिटी है अपन एक न्यूक्लियस की, वो किससे देखने वाले हैं? टोटल बाइंडिंग एनर्जी पे मत जाना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे जाना. टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो बढ़ती जानी है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल गिव यू द करेक्ट पिक्चर ऑफ द स्टेबिलिटी. इट इज क्लियर? ये ध्यान रखना, मेजर ऑफ स्टेबिलिटी इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. All right, so this is example in front of us, right? कि एक न्यूक्लियस है P, Q, R, 3 न्यूक्लियस है जिनको कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन को डिसाइड करना है. बाइंडिंग एनर्जी टोटल है EB. EB मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी 50, 55, 60 एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दे रखे हैं. तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे बेटा? EBN कितना होगा? डिवाइड कर दो. तो दिस इज 5 MeV, दिस इज 5.5 MeV एंड ये लगभग 5 से कम ही होगा, 4.5 MeV. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कर लोगे ना बेटा डिवाइड, बहुत ही आसान है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा न्यूक्लियस हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबल Q हुआ, फिर R, फिर P. मेजर ऑफ स्टेबिलिटी इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. Binding energy per nucleon. Each of the nucleons should be more happy. Then only it is overall more stable. All right.
सो वी हैव दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई? तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। नाउ ड्यूटेरियम के लिए डेल्टा एम कैलकुलेट किया था क्या थोड़ी देर पहले? यस, वी डिड कैलकुलेट डेल्टा एम, ये था, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान रखना, U इंटू सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी एनर्जी आ जाएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डू, देयर नथिंग यू कैन डू, नथिंग यू कैन डू, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हेल्प जरूर कर सकता हूँ, थोड़ा सा हेल्प जरूर कर सकता हूँ। देखो 930 से गुणा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? 1000 से गुणा करना, 100 से गुणा करना आसान है क्या? बताओ, 1000 से गुणा करना, 100 से गुणा करना आसान है ना? एक काम को, इसको भूल जा, एक बार भूल जा। 1000 से मल्टीप्लाई कर, कितना आया? 23.9 आया। 100 से मल्टीप्लाई कर, कितना आया? 2.39 आया ना? नो, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो, सॉरी दिस इज, आई मिस्ड ए जीरो। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2.39 आया, एंड 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.323 आया, 0.239। तो एक काम कर सकता है, 1000 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2.39, तो जो भी इसका आंसर आएगा ना इस पूरे का, वो 2.39 से कम आएगा, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो उसमें तुम देख सकते हो 2.39 से कम ऑप्शन देखना है। अच्छा, 2.39 से कम 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना। अच्छा, 1000 माइनस 100 कितना होता है? 900। दिस माइनस दिस कर कितना आएगा? 2.15 आ जाएगा, ठीक है, 2.151 आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स अगर मैं 900 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये नंबर आएगा भाई, 1000 माइनस 100 इज 900, और 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये नंबर आएगा। समझ में आया मेरी बात? 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर, 100 से मल्टीप्लाई किया ये, 1000 माइनस 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर। इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा ना, वो इन दोनों नंबर के बीच में आएगा, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एग्जाम्स यू आर लक्की, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं वो तुम्हें इन दोनों नंबर के बीच में एक ही मिलता है, ठीक है? तो आप इसका कैलकुलेशन देख लो, तो 2.22 मतलब क्या इन दोनों के बीच में है या नहीं है? यस। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना? देयर इज नो एस्केपिंग फ्रॉम द कैलकुलेशन। अच्छा, ड्यूटेरियम न्यूक्लाई के लिए अपन ने ईबी निकाल लिया। ड्यूटेरियम न्यूक्लाई में कितने लोग रहते हैं? इट इज 1s2 ना, तो 2 न्यूक्लियॉन्स, तो ईबीएन भी निकाल सकते हैं अपन, वो इतना आ जाएगा 1.11। ओके, अपन ने हीलियम के लिए भी कैलकुलेशन की थी। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम। ओके, तो ये मैंने यूज किया था, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? हीलियम के लिए अगेन डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम जो था वहां पे वो अपन ले आए, और U इंटू सी स्क्वायर 931.5। कैलकुलेशन करें, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ठीक है ना? देखो मेरे हिसाब से तो आप सब गुणा भाग सीख के आने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं, तो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग यू कैन लर्न। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ? 1000 से मल्टीप्लाई करो 30.35 आएगा क्या? जब 1000 से मल्टीप्लाई किया था, 100 से किया तो 3.035 आएगा क्या? आएगा? तो 900 से करेंगे तो मतलब 900 से करना नहीं है, 900 से करना नहीं है, 1000 माइनस 100 करना है, तो कितना आ जाएगा? दिस माइनस दिस, रफ एस्टिमेशन चाहिए अपन को, तो ये तो 27.315 ये आ गया। ओके, इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा वो 27 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा, ठीक है? सो दिस यू कैन चेक, राइट? यू कैन चेक विद योर कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर से लिखा है मैंने, राइट? एंड वंस यू हैव ईबी देन यू कैन हैव ईबीएन। ईबीएन इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो हीलियम के अंदर 4 लोग रहते हैं, बाई 4 करेंगे। सो आपने जो ईबीएन कैलकुलेट किया ड्यूटेरियम के लिए वो 1.11 था, और इसके लिए कितना है? 7.08 है। इसका मतलब क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई इज एक्सेप्शनली स्टेबल देन ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई, ठीक है ना? दिस इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू से कि डिफरेंट न्यूक्लियाई कितने स्टेबल हैं,
कम स्टेबल है या ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे अपन कंपेयर करने वाले हैं. ऑलराइट, वी हैव वन मोर क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज दिस इज a very good question. What is the amount of energy released in the following reaction? And this reaction is P plus Q giving you R plus S. P की बाइंडिंग एनर्जी, Q की बाइंडिंग एनर्जी सबकी दे रखी है. ओके, तो बताइए क्या होना चाहिए. ये है आपके रिएक्टेंट, ये है आपके प्रोडक्ट्स. इनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी B1 प्लस B2, इनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी B3 प्लस B4. किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी? एक चीज बताओ, हु इज मोर स्टेबल? अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो कौन ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? ऑफ कोर्स दीज आर मोर स्टेबल. और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी या नहीं होगी? तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज binding energy of products minus binding energy of reactants. Products are always more stable. That means they have more binding energy. B3 plus B4 minus B1 plus B2, and this is the energy release. and आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. याद रखना चाहिए आपको कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स हमेशा क्या रहेंगे, ज़्यादा स्टेबल रहेंगे. एंड प्रोडक्ट्स ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी. इट विल बी क्लियर राइट फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जाम्पल. लेकिन उससे पहले ये करते हैं, दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन राइट. अपन ने ड्यूटीरियम और हीलियम का अपन ने EBN निकाला था राइट. एंड दिस इज दैट क्वेश्चन कि अगर दो ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम बना ले. मैंने क्या बोला था, हु इज मोर स्टेबल, हीलियम और ड्यूटीरियम? हीलियम, क्योंकि उसका EBN कितना आया था, 7.08. ओके, एंड ड्यूटीरियम का, ड्यूट्रॉन का कितना आया था, बोलो? 1.11 आया था. दैट मीन्स दिस इज मोर स्टेबल देन दिस. तो इसका मतलब अगर ये दो फ्यूज होके ये बनाएंगे अंडर सुटेबल कंडीशन, राइट, विल डिस्कस दोस कंडीशन, बट अगर ये दो फ्यूज होके ये बना सकते हैं, दैट मीन्स एनर्जी विल बी रिलीज और नॉट. सो दिस इज द इक्वेशन, 1s2 प्लस 1s2 गिविंग यू हीलियम. अगेन तरीका वही है. तरीका क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, EBN कितना था, 7.08 इंटू 4 करेंगे, ठीक है. सिमिलरली इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, 1.11 थी ना, इंटू 2 करेंगे. ये तो इसके लिए और इसके लिए भी इंटू 2. समझ में आया ना. दिस इज EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. कितने न्यूक्लियन है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसे कितने हैं, 2, तो फिर से 2 मल्टीप्लाई कर दिया. एंड सिमिलरली इसके अंदर EBN इज 7.08 और इसके अंदर कितने न्यूक्लियन है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. यस और नो. सो दिस इज द वे टू डू इट. तो 28.3 ये तो टोटल हो जाएगी, -2 इंटू 2.22, तो ये रहा वो नंबर. तो दिस इज द एनर्जी दैट विल बी रिलीज जब दो ड्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, दो ड्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, एक हीलियम न्यूक्लियाई बनाएंगे. क्लियर है ना. जब भी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, दैट मीन्स प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, तो प्रोडक्ट विल हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, एंड उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द एनर्जी रिलीज्ड. नाउ दिस इज ए गुड क्वेश्चन. दिस इज गुड क्वेश्चन राइट, विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. मैं आपको बोल रहा था एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो ये वो क्वेश्चन है. पढ़ो इसको. क्या कह रहा है ये, एक्स में बाइंडिंग एनर्जी है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, एंड 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और रिलीज करता है. इट रिलीजेस अनदर 10 मेगा वोल्ट ऑफ एनर्जी. तो अगर ये रिलीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना. ओके, तो मैंने आपको यहां पे हिंट दिया है. And it converted into more stable daughter nuclei Y. What is the binding energy of Y? X is going to Y. ठीक है. Who is more stable? Y is more stable. तो तेरा दिमाग क्या कहता है, अगर Y more stable है तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, X की या Y की? Y की. कितनी ज्यादा होनी चाहिए? देखो पहले इसने X बना था ना, X बना था तो कितनी रिलीज हुई थी, 100. Because binding energy is something that is released when X was formed. Y बनाता हो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और रिलीज हो गई.
तो दैट मीन्स जब y बना तो व्हाट इज द नेट बाइंडिंग एनर्जी दैट वाज रिलीज, नेट एनर्जी दैट वाज रिलीज 100 प्लस 10, तो 110 रिलीज हो गया, तो दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y. इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है ना. बच्चे 90 लिख के आते हैं इसका आंसर और गलत होता है. ठीक है, 90 नहीं लिखना है. ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट समथिंग यू आर कीपिंग इन योर पॉकेट. वो नहीं है. ऐसा नहीं है कि 100 रुपए थे और 10 रुपए और खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है. एक्स बना था तो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ था, रिलीज हुआ था. वाई बना था तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और रिलीज हो गया. तो वाई बना तो नेट कितना रिलीज हुआ, 110. तो 110 इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई. आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन. नाउ दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें अपन को रिएक्शन दे रखी है कि लिथियम पे बम्बार्डमेंट हो रहा है प्रोटॉन का और उससे बन रहा है हीलियम. तो आप बताओ कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, सो ईबीएन दे रखा है. ठीक है, ईबीएन और ईबी का ध्यान रखना. ठीक है, ईबीएन दे रखा है 5.5, 7.1. ठीक है, प्रोटॉन का ईबीएन 0 होगा. प्रोटॉन, दिस गाय इज लोनली, सिंगल. ठीक है ना. बाइंडिंग एनर्जी कब आएगी, व्हेन इन ए न्यूक्लियस. इन ए न्यूक्लियस में क्या होता है, दूसरे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स होता है. बट प्रोटॉन अकेला किस पे न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा, किसी पे भी नहीं. तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 होगी, इसलिए नहीं दे रखी. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए था. 3Li7 1p1 बैलेंस नहीं है. इधर 8 है, यहां पे 4 ही है. मास नंबर 3 + 1, टोटल चार्ज 4 है, इधर 2 है. तो बैलेंस कैसे हो जाएगा, समझ गए तुम? बैलेंस हो गया, डबल हो गया, यस और नो. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ठीक है, बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस होगी. अब क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन या एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन क्या होगी, क्यू वैल्यू कहते हैं. एनर्जी रिलीज को क्यू वैल्यू कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से समझ लेना. ईबीएन है साथ. ईबीएन मतलब पर न्यूक्लियॉन के लिए. यहां पे कितने न्यूक्लियॉन है, हीलियम के अंदर 4 और ऐसे 2, तो 2 × 4 × 7.1 MeV होगा. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 7.1 तो पर न्यूक्लियॉन. एक हीलियम में 4 और ऐसे 2 हीलियम है. तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. सिमिलरली व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसकी तो 0 हो जाएगी, इसमें 5.5 × 7 करना पड़ेगा. एंड दिस इज द एनर्जी रिलीज. ठीक है, एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ईबीएन और ईबी में कंफ्यूज नहीं होना. ईबी इज बाइंडिंग एनर्जी और उसके डिफरेंस से अपन क्या निकालते हैं, एनर्जी रिलीज्ड. ईबीएन इज मेजर ऑफ स्टेबिलिटी. क्वेश्चन में ईबी दे रखा होता है तब तो आप सीधा का सीधा डिफरेंस ले लो, एनर्जी रिलीज्ड आ जाएगा. क्वेश्चन में ईबीएन दे रखा है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद प्रॉपर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ओके, समझ में आ गया ना. ईबी या हो या ईबीएन हो, उसका ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन में. हाँ बच्चों, हमने न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू कंपेयर दिस बाइंडिंग एनर्जी विद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम. ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट एटम अपन लेते हैं हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम आपको पता होगा, देयर इज 1 प्रोटॉन एंड देयर इज ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट. ओके, सो क्या आपको पता है कि इसकी एनर्जी कितनी थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी या नहीं थी? अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना चाहोगे तो यू हैव टू गिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम. ओके, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हीलियम न्यूक्लियस. ओके, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब इसके कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा, 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा या फिर 10 लाख गुना ज्यादा. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब यह है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स इज मच 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 मोर अट्रैक्टिव देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, K Q1 Q2 by R square. Of course everybody knows this, right? This force is
This force is electrostatic force, but here the force is nuclear force, which is responsible for holding protons and neutrons together. And since binding energy is coming much higher, that means this force has to be really strong. तो आप एक बात समझ रहे हैं मेरी कि अपन ने केवल एक सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या की थी, स्टडी की थी, दैट इज द मास डिफेक्ट. ओके, मास डिफेक्ट से अपन ने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करी, एंड बेस्ड ऑन दैट बाइंडिंग एनर्जी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर फोर्स. दिस इज इंटरेस्टिंग. ओके, सो अपन को यहां पे बाइंडिंग एनर्जी से एक इनसाइट जरूर मिली कि ये जो फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियॉन्स को टुगेदर होल्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट हैज टू बी रियली स्ट्रॉन्ग. एंड ऑफ कोर्स दिस कम्स फ्रॉम कॉमन सेंस आल्सो, कि भाई अगर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है ना, इसका मतलब उसके अंदर का जो फोर्स है उसको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स को किसको ओवरकम करना पड़ेगा. यहां पे दो प्रोटॉन भी तो होंगे, दो प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं या नहीं करते, उसको भी तो ओवरकम करना पड़ेगा. तो दिस कम्स फ्रॉम कॉमन सेंस आल्सो कि न्यूक्लियर फोर्स हैज टू बी रियली स्ट्रांग देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इट कम्स फ्रॉम कैलकुलेशंस आल्सो कि न्यूक्लियर फोर्स क्या बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है. ओके, यहां पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, देखते हैं कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है अभी तक. ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, क्या आप ये आंसर दोगे क्या कि हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का मास जोड़ दो तो हाइड्रोजन एटम का मास आ जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? नो, ये गलत है, ये गलत है. आपको मास कैसे लिखना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर. क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, डेल्टा एम सी स्क्वायर थी या नहीं थी, यही था ना. इसका मतलब क्या होगा कि जब एटम बनेगा, एटम की भी तो बाइंडिंग एनर्जी है, तो उसमें भी क्या आएगा, मास डिफेक्ट आएगा. ऑफ कोर्स एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो ये डिफरेंस बहुत ही कम आने वाला है, बहुत ही माइन्यूट आने वाला है. वी कैन नेग्लेक्ट दिस, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा ऑफ कोर्स, राइट, इफ यू डू योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो उसमें आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन. तो इस तरह से आपको आंसर देना है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं न्यूक्लियस का पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो दैट इज मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर. yes or no? So this is how you calculate, right, the mass of the nucleus or mass of the atom based on the binding energy. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको करना आना चाहिए, क्योंकि अपन पहले ही बोल चुके हैं कि मास डिफेक्ट आता है, मास डिफेक्ट इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर. तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में से ये घटा देंगे मास डिफेक्ट, तो आपको ऑब्जर्व्ड मास, दिस वाज द ऑब्जर्व्ड मास, इफ यू रिमेंबर दिस इज द ऑब्जर्व्ड मास. ओके, तो ये आ जाएगा. ऑल राइट, नाउ दिस इज द कर्व ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इन फ्रंट ऑफ यू. ये कर्व कैसे ड्रॉ किया गया है मैं ये आपको बताता हूं. ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अपन बाइंडिंग एनर्जी से जो भी अपन ने कैलकुलेट करी थी डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए, उससे अपन न्यूक्लियर फोर्स की ओर नैरो डाउन कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं. बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कर्व. तो ये कर्व बनाया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ईबीएन. आई टोल्ड यू कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ईबीएन. हैप्पीनेस ऑफ एवरी न्यूक्लियॉन इज इंपॉर्टेंट, याद है ना. ठीक है, तो ईबीएन इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन दैट न्यूक्लियस. ओके, एंड x axis is mass number or x axis is number of nucleons, right, in that nucleus. तो ये कर्व आता है. अब इस कर्व को अपन समझने की कोशिश करते हैं. देखो 1H2, यहां पर एक चीज करता हूं मैं, एक और पॉइंट जोड़ देता हूं, दैट इज 1H1, सबसे छोटा न्यूक्लियस 1H1. 1H1 के अंदर क्या है, सिंगल प्रोटॉन. क्या वो प्रोटॉन किसी दूसरे न्यूक्लियॉन के साथ है क्या, नहीं है. दैट मीन्स क्या वो न्यूक्लियर फोर्स किसी पे एग्जर्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, वो किसी पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा रहा. इसका मतलब 1H1 के न्यूक्लियस दैट इज प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, 0. ठीक है, इसलिए मैंने एक ये पॉइंट ऐड कर दिया यहां पे. ठीक है ना, 1H1 मास नंबर 1 हो जाएगा एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 0 हो जाएगी. 1H1 की बाइंडिंग एनर्जी 0 होती है बिकॉज वहां के न्यूक्लियस में क्या है, सिंगल प्रोटॉन, अकेलापन है वहां पे, तो बाइंडिंग एनर्जी इज 0. एंड यू सी दैट कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जोड़ते जा रहे हो, 1H2, तो इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी आई. अपन ने याद है क्वेश्चन किया था, तो इसकी अबाउट 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी ईबीएन. ठीक है, 2He3. ओके, देन देयर इज ए हीलियम न्यूक्लियाई. हीलियम न्यूक्लियाई की अपन ने कैलकुलेट करी थी, याद करो, 7.1.
ठीक है। देन दिस इज कार्बन न्यूक्लियाई, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट दिस इज द कार्बन न्यूक्लियाई, कार्बन 12 न्यूक्लियाई, यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियाई है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है कि शुरुआत में बढ़ रही है, जैसे जैसे अपन क्या जोड़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जोड़ते जा रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। एट सम पॉइंट इट बिकम्स मैक्सिमम, एंड ये मैक्सिमम हो रही है आयरन 56 के लिए, ये नंबर याद रखना है, ठीक है। आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होती है। आयरन के कौन से आइसोटोप के लिए? 26 Fe56, ठीक है। कितनी होती है? दैट नंबर आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, इट इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये EBN है, ठीक है। एंड इट बिकम्स मैक्सिमम फॉर आयरन, और उसके बाद ये क्या हो रही है? स्लोली कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। ओके, सो दिस इज मैक्सिमम ईयर, यहां से बढ़ती है, इट बिकम्स मैक्सिमम फॉर आयरन, and then it becomes again shows the decreasing pattern, and uranium 238 के लिए होती है EBN 7.6 MeV, 7.6 MeV होती है। ओके, ये कर्व क्या बताता है? ध्यान से समझो कि EBN was the measure of stability। अपन यही बोला था कि अगर अपन को न्यूक्लियस की हैप्पीनेस देखनी है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी देखनी है, तो वी हैव टू लुक फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दैट मीन्स this nucleus, that is iron 56, is the most stable nucleus on this planet। समझ में आ रहा है ना? ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, व्हेन आई से ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे अनस्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल है, ऐसा नहीं समझना। इट इज ऑल अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी। दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। क्या ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है? क्या करता है भाई? अपन सांस ले रहे हैं, वी आर नॉट डाइंग। ओके, सो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी स्टेबल है। लेकिन आयरन 56 के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्टेबल है। क्या कार्बन एग्जिस्ट करता है? वी आर ऑल कार्बन्स, राइट? दैट मीन्स वी आर जायंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट? सो वी आर मेड ऑफ कार्बन्स। कार्बन एग्जिस्ट करता है, इट इज लेस स्टेबल कंपेयर टू दिस iron 56 nuclei. Okay, similarly helium also exists, right? Proton, even proton exists, right? Proton exists. So सभी न्यूक्लियस स्टेबल हैं, सभी न्यूक्लियस स्टेबल है। इट इज ऑल अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी। आयरन 56 की स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू ऑल द न्यूक्लियस प्रेजेंट। ओके, एक चीज बता दूं, ये ग्राफ बनाया कैसे? साइंटिस्ट ने क्या किया होगा? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ठीक है, फॉर ऑल द न्यूक्लियस प्रेजेंट। सभी न्यूक्लियस के लिए क्या कैलकुलेट किया होगा? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मास कैलकुलेट किया होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक्सपेक्टेड मास कैलकुलेट किया होगा, डिफरेंस लिया होगा, डेल्टा एम आया होगा, इंटू C² किया होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी आई होगी, अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन किया होगा तो EBN आ गई होगी। और वो सभी EBN सभी न्यूक्लियस के लिए इस ग्राफ पे प्लॉट की गई है। समझ में आ गया? ठीक है। सो वन थिंग इज क्लियर, दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई and all other nuclei are present, so they are also stable। ऐसा नहीं है वो अनस्टेबल है। एक चीज सोच लूं कि अपन ऐसा बोलते कि केवल यही स्टेबल है, केवल यही स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाकी सारे अनस्टेबल हैं, तो वो सब किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे? आयरन में। तो अगर सब लोग आयरन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब न्यूक्लियाई आयरन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस ग्राफ में केवल बचेगा कौन? आयरन। That means there will be only one element in the universe। ठीक है, फिर आयरन को पढ़ेगा कौन? आयरन। You and me will not be there because we are made up of carbons। समझ में आया? Every nucleus is stable। Some nucleus are more stable, some nucleus are less stable। और in other words I can say that अगर मुझे फेवरेबल कंडीशन मिली, मुझे मतलब न्यूक्लियस को फेवरेबल कंडीशन मिली, तो अंडर फेवरेबल कंडीशन given set of nucleus would like to get converted into iron। समझ में आया मेरी बात? अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये जो न्यूक्लियस है वो किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे? कंबाइन होके आयरन न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, बिकॉज एवरीबडी वांट टू गेट मोर स्टेबल। लेकिन स्टेबल होने के लिए कंडीशंस जो चाहिएगी वो फेवरेबल चाहिएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोटॉन्स है, अगर 4 प्रोटॉन मिल जाए, अगर क्या हो जाए? 4 प्रोटॉन मिल जाए, 4 प्रोटॉन मिल जाएंगे तो क्या बना सकते हैं? वो हीलियम बना सकते हैं क्या? 4 प्रोटॉन हीलियम बना सकता है क्या? एक
याद करो कि अपन एक एग्जाम्पल किया था जिसमें ड्यूट्रॉन, 2 ड्यूट्रॉन से अपन ने हीलियम नहीं बनाया था, लेकिन दैट इज पॉसिबल ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन, ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हीलियम में। ऑफ कोर्स दे आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड स्टेबिलिटी। और वो फेवरेबल कंडीशन पता है कहां होती है? वो फेवरेबल कंडीशन होती है स्टार्स में, जहां पे हाई टेम्परेचर होता है। अंडर हाई टेम्परेचर protons can fuse together to form helium, and in that process they will become stable and they will release energy. ऐसा होता है स्टार्स में। तो सन अपनी एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन से बनाता है। समझ में आया तुम्हें? सन अपनी एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन से बनाता है। तो लाइटर जो न्यूक्लियाई होंगे, जो लाइटर न्यूक्लियाई होंगे, वो फेवरेबल कंडीशन में फ्यूज होके हेवियर स्टेबल न्यूक्लियाई बनाना चाहेंगे। हेवियर स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। तो सन के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। दैट मीन्स देयर विल बी सम अदर स्टार्स विच आर इवन हॉटर देन सन, जो सन से भी ज्यादा क्या है? हॉट है। उसमें हीलियम से कार्बन बनते हैं, कार्बन से ऑक्सीजन बनता होगा, ऑक्सीजन से आयरन बनता होगा। देयर विल बी वेरी वेरी हॉट स्टार कंपेयर टू द सन। एंड इन फैक्ट हम जिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स में, वहां पे अभी इतना हॉट स्टार है नहीं। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब यूनिवर्स यंग था, व्हेन आई से यंग दैट मीन्स बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बिकॉज यूनिवर्स की जो एज है वो कितनी है? अराउंड 14-15 बिलियन ईयर्स। तो यूनिवर्स जब यंग था देन यूनिवर्स वाज हॉट। ओके, सो यूनिवर्स यंग था देन इट वाज हॉट। उस समय पे ये सारे एलिमेंट बने होंगे। आया समझ में? उस समय पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो उसमें मतलब फ्यूजन इनका होकर हेवी न्यूक्लियाई बने होंगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो एज फार एज आवर स्टार, आवर सन इज कंसर्न, दैट इज हाइड्रोजन टू हीलियम, दैट विल डिस्कस इन डिटेल। नाउ दैट इज द फ्यूजन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द फिशन रिएक्शन? अब एक चीज बताओ, ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत बल्की है, बहुत बड़ा है, बहुत बल्कि है, बहुत बड़ा है। 238 न्यूक्लियॉन्स है इसके अंदर। नाउ ये क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। नाउ ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? टूटेगा और 2 छोटे छोटे न्यूक्लियॉन बना दे, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बना लेगा। इसका मतलब अगर टूटेगा दैट मीन इसका मास नंबर कम हो जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, एंड दैट इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या होगा? एक बड़ा न्यूक्लियस होगा जो क्या होगा? 2 भागों में टूटेगा, 2 भागों में टूटेगा एंड इट विल गिव एनर्जी। ठीक है, अब जो फिशन रिएक्शन होगी उसमें अपन ये मान के चलेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है इन जनरल स्टेबल है, इन जनरल स्टेबल, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये स्टेबल है, ठीक है, बट हम क्या करेंगे? इसको एहसास कराएंगे कि तू अनस्टेबल है। तो अपन इस पर क्या करेंगे? जेंटली जाके टैप करेंगे। किससे टैप करेंगे? न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे। तो न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे ना, तो क्या होगा? इसको एहसास होगा कि अरे मैं अनस्टेबल हूं। तो ये 2 भागों में टूटेगा, 2 भागों में टूटेगा तो स्टेबल और ज्यादा हो जाएगा। इट विल मूव टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स इन दैट प्रोसेस एनर्जी विल बी रिलीज। तो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जहां से एनर्जी आती है, सच एज रावत भाटा, राइट, तो वहां पे इस प्रोसेस से आती है। और ये कंट्रोल वे में करेंगे तो दैट विल बी न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड अनकंट्रोल वे में करेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल टेक शेप ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, राइट, लाइक हिरोशिमा एंड नागासाकी, राइट। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। फ्यूजन कौन करते हैं? लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, बिकॉज वो फ्यूज होके स्टेबिलिटी कर्व में ऊपर बढ़ जाएंगे। फिशन कौन करते हैं? हेवियर न्यूक्लियाई, वो फिशन होके स्टेबिलिटी कर्व में ऊपर बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये तो हुआ तुम्हारा ग्राफ। इसमें एक और चीज आप समझ सकते हो, इसमें एक और चीज आप समझ सकते हो, और क्योंकि इस ग्राफ का यूज करके अपन न्यूक्लियर फोर्स को समझेंगे, बिकॉज दिस ग्राफ विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द न्यूक्लियर फोर्स। क्या समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियॉन्स बढ़ा रहे हैं, दैट इज मास नंबर बढ़ा रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी शुरुआत में बढ़ रही है। दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स जो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है न्यूक्लियॉन्स का बाइंड होना। जब तक न्यूक्लियस क्या है? छोटा है, जब तक न्यूक्लियस इस साइज का है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि हाँ भाई, और न्यूक्लियॉन्स आते जाएंगे, और न्यूक्लियॉन्स आते जाएंगे, और न्यूक्लियॉन्स आते जाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता जाएगा, ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा जब आप न्यूक्लियस बढ़ा देते हो तो क्या होता है? एक लिमिट से ज्यादा न्यूक्लियस बढ़ा देते हो तो व्हाट हैपेंस? बोलो। बाइंडिंग एनर्जी कम होने लग जाती है। क्यों कम होने लग जाती है? बिकॉज
जो कुलाम्बिक रिपल्शन है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का, वो डोमिनेट करने लग जाता है। न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। देखो आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो न्यूक्लियस है, राइट। अब मान लो मैंने इसमें दो न्यूक्लियन जोड़ दिए, एक प्रोटॉन यहां जोड़ा, एक प्रोटॉन यहां जोड़ा। अब ये प्रोटॉन क्या है, दूर दूर है या पास पास है? दोज प्रोटॉन्स आर फार अवे, राइट। और दूर होने के कारण जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम हो जाएगा, बिकॉज दैट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। दैट इज आल्सो फाइंडिंग ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम दिस ग्राफ कि न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। सो क्या होगा, जब ये दो न्यूक्लियन दूर है ना, तो इनका जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत कम हो गया, एंड कुलाम रिपल्शन है वो क्या करने लग गया, डोमिनेट करने लग गया। एंड दैट इज वाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होने लग गई, कम होने लग गई। तो दीज आर द फाइंडिंग दैट यू शुड गेट फ्रॉम दिस कर्व, राइट। मैं इनको फिर से समराइज कर देता हूं। देखो, लाइटर न्यूक्लियाई EBN इंक्रीजेज विद मास नंबर, ठीक है, एंड हैव टेंडेंसी टू फ्यूज अंडर फेवरेबल कंडीशन। ओके, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इज दिस, इसका आपको याद ही रखना है, ठीक है। मिडल वेट न्यूक्लियाई है, दे आर इन जनरल स्टेबल, okay, and EBN is almost constant for them, that is above 8 mega electron volt, and it is suggesting that nuclear force is a short range force, okay. Adding more nucleons क्या नहीं करता, adding more nucleons does not increase the binding energy per nucleon, वो increase नहीं करता, because it was almost constant। ग्राफ में दिखा दूं मैं आपको, almost constant है, और ऐड करने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं बढ़ रही थी, ओके। सो अपन को न्यूक्लियर फोर्स की शॉर्ट रेंज का ऐसे पता चलता है, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हेवियर न्यूक्लियाई। हेवियर न्यूक्लियाई EBN डिक्रीज करता है मास नंबर के साथ, तो विल शो फिशन रिएक्शन अगेन अंडर फेवरेबल कंडीशन। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व इज शोन, ठीक है। और WXYZ 4 न्यूक्लियस है जो भी आपको इंडिकेट किए गए हैं। गिव ए प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, कोई एक प्रोसेस बताओ जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो देखते हैं, एक काम करते हैं कि फिशन और फ्यूजन को यहां से समझ सकते हैं। जैसे मान लो W है, W इज वेरी हैवी, ठीक है, इसकी EBN 7.5 है, तो दिस इज क्लोज टू यूरेनियम, राइट। यूरेनियम की कितनी थी, 7.6 थी। तो अगर W goes to 2y, W का 120 है ना, और Y का कितना है, 60 है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये टूटेगा तो मास तो क्या होगा, मास नंबर तो सेम ही रहेगा ना, जितने न्यूक्लियॉन्स इधर थे उतने ही न्यूक्लियॉन्स इधर होंगे, ओके। W goes to 2y। तो एक चीज बताओ, यहां की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, यहां की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो क्या, 120 तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है इंटू 7.5 एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी है। और यहां की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो क्या, 2 इंटू 60 इंटू 8.5। आया समझ में। तो इफ W goes to 2y, राइट, W फिशन होके 2y में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी थी और इसमें 120 न्यूक्लियन है, तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये थी, और प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी इतनी आ जाएगी। तो क्या प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है क्या, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोर्स ज्यादा है, दिस इज 120 इंटू 8.5, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिस इज 120 इंटू 8.5, दिस इज 120 इंटू 7.5, तो 120 इंटू 1 का डिफरेंस है। तो क्या ये प्रोसेस एनर्जी रिलीज करेगा, ऑफ कोर्स कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 120 मेगा इलेक्ट्रॉन। आया समझ में, ठीक है। सिमिलरली, तो दिस वाज द फिशन रिएक्शन। तुम खुद के लिए ट्राई कर सकते हो, जो W goes to, जैसे X और Z का सम भी 120 हो रहा है, X is 90 and Z is 30, 90 plus 30 and this is 120। आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए ट्राई कर सकते हो आप। So this is the, I gave you one example of fission reaction, you can try for this and you can see for yourself कि products की binding energy ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। Then I can give you example of fusion। fusion कैसे हो सकता है कि जैसे मान लो Z है, तो 2 times Z goes to Y। स्टेबिलिटी का मतलब समझे ना आप, यू हैव टू रीच टू द टॉप ऑफ द कर्व, टॉप ऑफ द कर्व पहुंचना है, चाहे W इधर फिशन होके इधर पहुंच जाए या Z फ्यूजन होके उधर पहुंच जाए। तो 2Z goes to Y, अगेन 2Z मतलब 30 इंटू 2 60 हो गया, और Y भी 60 है, तो
मास नंबर तो बैलेंस है, क्या आप बाइंडिंग एनर्जी लिख सकते हो क्या? 2 इंटू 30 इंटू 5, एंड वाई की बाइंडिंग एनर्जी लिख सकते हो क्या? दैट इज 60 इंटू 8.5. सो दिस इज 60 इंटू 5, दिस इज 60 इंटू 8.5. क्या एनर्जी रिलीज होगी क्या? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है. दिस इज द फ्यूजन एग्जांपल आई एम गिविंग. प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, एंड कितनी हो जी? कि 60 इंटू 3.5. तो दिस इज 180 एंड 30, 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, राइट. ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था, देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऑप्शंस नहीं रख रहा आपके सामने. वाई? मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रॉपर सोल्व करना सीखें. ऑप्शंस तो आपको बाद में एग्जाम में मिल ही जाएंगे, मॉड्यूल में मिल ही जाएंगे. आप क्वेश्चंस को देख के सीधा दिमाग लगाने की कोशिश करें. ऑप्शन होता है ना, तो अपन क्या होता है कि उसमें ही खेलते रहते हैं. सीधा ही अपन ऑप्शन देख के आंसर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफी कुछ कम हो जाता है. इसलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा. बट ये जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑफ कोर्स देयर वर सम ऑप्शंस, राइट. तो उन 4 ऑप्शंस को आपको चेक करना था, एंड प्रोबब्ली आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर ये आंसर गया था. तो आप इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हो. समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स समझाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, right. So this is the profile of nuclear force that scientists came up with. Okay, so this looks very similar to bond energy curve, right. This curve की प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं, ठीक है. यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का जो स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव है. फोर्स क्या होता है? माइनस du/dr. याद है क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान से देखना. वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है एंड एक्स एक्सिस पे सेपरेशन है. दिस ग्राफ आई एम टेकिंग फ्रॉम एनसीईआरटी सो दैट यू विल बी एबल टू see it in your book also. So I am taking exactly the same data from NCERT. Now force is minus du/dr. Minus du/dr मतलब अगर यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव है मतलब फोर्स विल बी रिपल्सिव. ओके, एंड यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा? यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव. यहाँ पे स्लोप देखना आता है ना? स्लोप देखना आता होगा बेटा. कैसे देखते हैं? दिस इज वाई एक्सिस. कोई भी मान लो इस कर्व पे स्लोप निकालना है. स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे मान लो इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो सबसे पहले अपन टेंजेंट खींचेंगे, और टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? एक्यूट या ऑब्ट्यूस? एक्यूट बनाया है तो दिस विल बी स्लोप इज पॉजिटिव, एंड ऑब्ट्यूस बनाया है तो slope will be negative. So this is the case here. This is the slope is positive, and the second case which is like this part, ठीक है ना. तो इस पार्ट में अगर आप स्लोप बनाओगे तो ये स्लोप बनेगा, टेंजेंट ऐसी आएगी, और जो एक्स एक्सिस का सर एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूस बनेगा, और एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव, राइट. इतना आना चाहिए आपको, ठीक है ना. दिस इज योर, आई थिंक this is something, right, you do in your 11th class. वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आप. ओके, सो हियर स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप इज नेगेटिव मतलब फोर्स इज रिपल्सिव, एंड हियर स्लोप इज पॉजिटिव. स्लोप इज पॉजिटिव मतलब फोर्स इज अट्रैक्टिव. ओके, नाउ क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, यहाँ पे स्लोप 0 है, दैट मीन्स दिस इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, राइट. ये ग्राफ ये बताना चाह रहा है कि जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन होता है 0.8 फेम्टोमीटर. मतलब दैट्स वेयर दे आर कंफर्टेबल. That's where they are comfortable. Separation दो न्यूक्लियॉन के बीच में 0.8 फेम्टोमीटर से कम होता है. That means they start repelling each other. मतलब वो एक हद से ज्यादा एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, ठीक है ना. 0.8 फेम्टोमीटर इज द ऑप्टिमम सेपरेशन. एंड अगर सेपरेशन क्या होता है? 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होता है. 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होता है तो फोर्स बिकम्स अट्रैक्टिव. ओके, दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंस इन ए बॉन्ड, राइट. तो बॉन्ड में भी आप ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, राइट, केमिस्ट्री में. तो दैट कर्व आल्सो कम्स लाइक दिस अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड लेंथ, राइट. यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होता है एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है कि अगर दो जो भी एटम्स है जो भी बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना, वो एक लिमिट से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे तो फोर्स बिकम अट्रैक्टिव, ठीक है ना. एक लिमिट से ज़्यादा पास आने की कोशिश करेंगे इट बिकम्स रिपल्सिव, एंड एट ऑप्टिमम सेपरेशन, राइट, देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम, एंड दैट इज द बॉन्ड लेंथ. दैट इज हाउ यू कैलकुलेट. ओके, तो ये ग्राफ वही है, ठीक है ना. सो न्यूक्लियर फोर्स इज अ ग्राफ बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, and
उसकी प्रोफाइल एग्जैक्टली वैसी है, ठीक है ना। एक ऑप्टिमम सेपरेशन होगा जहां पे क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, एक लिमिट से ज्यादा सेपरेशन हो जाएगा, दैट मीन्स फोर्स बिकम अट्रैक्टिव, एक लिमिट से सेपरेशन कम हो जाएगा, दैट मीन्स फोर्स बिकम रिपल्सिव। एंड अगर डिस्टेंस कितनी फेम्टोमीटर से ज्यादा हो जाएगी, 2.5 फेम्टोमीटर से ज्यादा हो जाएगी, तो फोर्स बिकम जीरो। एक चीज बताओ कि बोहर का जो हाइड्रोजन एटम था, बोहर का जो हाइड्रोजन एटम था, उसमें पहला इलेक्ट्रॉन कितना दूर था, 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये फोर्स कहां पे खत्म हो रहा है, 2.5 फेम्टोमीटर। दैट मीन्स इवन K shell electron will not be able to feel the nuclear force. Even K shell electron will not be able to feel the nuclear force. This is a very, very short range force. Very, very short range force. समझ में आ रहा है ना मेरी बात, ठीक है ना। That is what we are getting from this graph also. ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, एंड आई लाइक टू से कि ये एक ऐसा फोर्स है विच इज समथिंग एग्जिस्ट बिकॉज न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है ना, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है बिकॉज एटम इज स्टेबल, ठीक है। न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस स्टेबल है, हम कार्बन के बने हैं, हम स्टेबल है, दैट एग्जिस्ट करता है। द फोर्स इज आल्सो देयर, बट इट इज समथिंग we cannot feel, we cannot experience. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट इस न्यूक्लियर फोर्स को अपन क्या नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट वी नो इट इज देयर, इट इज देयर। इट इज लाइक द ऑक्सीजन इन द रूम, ओके। जैसे इस रूम में ऑक्सीजन है, ऑफकोर्स है, राइट। सो क्या ऑक्सीजन है, इसका एहसास है क्या, हम जिंदा है इसका मतलब ऑक्सीजन है, but can we see the oxygen? We cannot see it. It is something like that. So सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, this is strongest force in the universe, strongest force in the nature, and from experiment it comes, right, 50 to 60 times stronger than electrostatic force. Experiment मतलब binding energy से ही पता चला है, साइंटिस्ट ने पता किया है, and this is what data we have from the various experiment, 50 to 60 times stronger than the इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से वीक होता है, सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, एंड वेरी वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टिव है। तो ये केवल न्यूक्लियॉन्स के बीच ही लगता है, ठीक है, ये इवन K shell इलेक्ट्रॉन पे भी नहीं लगता। तो यहां पे मैं ये कहना पसंद करता हूं कि इट इज समथिंग दैट लिव्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस इज समथिंग वी कैन नॉट एक्सपीरियंस, ओके। एंड ऑफ कोर्स समबडी विल से कि यार न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, क्या सबके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बराबर लग रहा है क्या, अलग अलग लग रहा है क्या? तो दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सब में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो सेम ही होगा, सब में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। एंड ये प्रोटॉन में न्यूट्रॉन में भेदभाव नहीं करता, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स वो तो सेम है, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सेम है। व्हाट अबाउट द टोटल फोर्स? देखो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, दैट इज रिपल्सिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द टोटल फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस एंड व्हाट इज द टोटल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, या फिर उन पे कंपैरिजन की बात की जाए, ठीक है, तो टोटल फोर्स यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आएगा, न्यूक्लियर फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे न्यूक्लियर प्लस ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो टोटल फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन in nucleus will be much higher than two proton। समझ में आया ना, बिकॉज वो अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन मॉड्यूल में मिल जाएगा, ठीक है। व्हेन यू डिस्कस द टोटल फोर्स, मैं यहां पे कर ही दूं आपके लिए, तो अगर टोटल फोर्स का ऑर्डर करना होगा तो ऑफ कोर्स दो न्यूट्रॉन के बीच में क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू दो प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहां पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, यहां पे
अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल का, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा. ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच मच वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. Okay, so this is independent of charge. Now, one more thing I have to tell you. ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, दिस इज स्पिन डिपेंडेंट. नाउ स्पिन क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं. बच्चे ऐसे समझते हैं स्पिन इज लाइक क्लासिकल स्पिन, इस तरह से न्यूक्लियन घूम रहे हैं. नहीं, पहली बात, न्यूक्लियन को कोई देख नहीं सकता. ठीक है, एंड सेकेंडली यू आर टेलिंग कि ये घूम रहा है. दिस इज टोटली अपसेट भाई, समझ रहे हो? दिस इज टोटली अपसेट. आप इसको देख ही नहीं सकते न्यूक्लियन को, एंड यू आर टेलिंग कि ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, राइट? ऐसा कोई बोलता है ना, गलत बोल रहा है. ठीक है ना, यू शुड नॉट बिलीव इट. स्पिन जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स. स्पिन है वो न्यूक्लियन की प्रॉपर्टी होती है. ओके, जैसे न्यूक्लियन की चार्ज एक प्रॉपर्टी है. ठीक है ना, प्रोटॉन का कुछ चार्ज होता है. ठीक है, मास एक प्रॉपर्टी है, वी कॉल इट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. समझ में आ रहा है ना? चार्ज, मास, राइट, दीज आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पिन. ओके, सो दैट इज सम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ओके, इस स्पिन को क्लासिकल स्पिन के साथ मिक्स नहीं करें. दिस इज सम क्वांटम प्रॉपर्टी, राइट? इट कम्स फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स. ओके, दिस इज समथिंग नॉट कि घूम रहा है न्यूक्लियन. ओके, सो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है स्पिन प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? ये अगेन इट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, राइट? वेरियस एक्सपेरिमेंट, राइट? कि इट इज मोर व्हेन दे हैव पैरेलल स्पिन एंड लेस व्हेन दे हैव एंटी पैरेलल स्पिन. सो अगेन दिस कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, बट दिस इज समथिंग यू शुड नो कि पैरेलल स्पिन होगा दैट मीन्स दिस इज मोर, एंड दिस इज एंटी पैरेलल स्पिन होगा देन दिस इज लेस. अगेन दिस कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, बट यू शुड नो इट. Okay, and you should also know spin is something that is the property, intrinsic property of the nucleon. It is not the classical spin कि ये nucleon घूम रहा है. That is absurd. Okay. Also, one more interesting fact, right, about the nuclear force is कि ये superposition principle follow नहीं करता. ये central force नहीं है. This is not central force. This is not following the superposition principle. कैसे? समझो कि अपन ने देखा था 1H1 में कितनी थी EBN? सॉरी 1H1 नहीं, 1H2. ओके, 1H2 में EBN कितनी थी? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी ना. एंड 2He4 में कितनी थी? 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसा था ना कि जब दो न्यूक्लियन थे दैट इज द ड्यूट्रॉन, उसमें इतना था, और 4 न्यूक्लियन थे दैट इज द हीलियम, उसमें इतना था. दैट मीन्स हीलियम इज एक्सेप्शनली मोर स्टेबल. हीलियम इज एक्सेप्शनली मोर स्टेबल देन द ड्यूट्रॉन. व्हाई? क्योंकि जब न्यूक्लियन 4 न्यूक्लियन एक साथ होते हैं तो उनके जो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, और स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है, एंड दैट इज वाई द EBN इज मच मच हायर, राइट, देन द EBN फॉर ड्यूट्रॉन. एंड दैट इज वाई वी से कि न्यूक्लियर फोर्स एक लीनियर फोर्स नहीं है. ऐसा नहीं था कि 2 में 1.11 हो रहा था तो 4 में इसका सीधा डबल हो गया. ऐसा नहीं हो रहा. ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग. ये लीनियर नहीं हो रहा. दैट मीन्स जो 2 की बॉन्डिंग है और 4 की बॉन्डिंग है वो टोटली डिफरेंट है. दिस हैज टू बी रियली रियली क्लियर. एंड फ्रॉम दिस वी नो दैट ये एक सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करने वाला फोर्स नहीं है. So this is a very very complicated force and this is the only thing we know about it. अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये तुम्हारे लिए फायदे वाली बात है बच्चों. क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा. तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? ये केवल 4-5 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना. सो जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है दैट मीन्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 पॉइंट्स. ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल रीड एनसीईआरटी एंड तुम्हारा सारा काम हो गया. तुम सारा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम आंसर कर सकते हो. ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सिंपल सा फोर्स है ना, K(Q1Q2)/R². सिंपल सा फोर्स है, राइट, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड आपको पता है कि इट कैन मेक योर लाइफ वेरी वेरी पेनफुल. तो फोर्स सिंपल होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो तुम्हारे लिए पेनफुल होता है. फोर्स टफ होता है, दैट मीन्स केवल इतना याद रखना है, कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल ये एक क्वेश्चन जरूर यहां से बन सकता है, बाकी सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है इससे. ठीक है बेटा. सो आई विल एडवाइस यू कि आप जो न्यूक्लियर फोर्स है, बाइंडिंग एनर्जी, उसकी एनसीईआरटी पढ़ें. लैंग्वेज आपको जरूर टफ लगेगी, ठीक है,
बट दैट इज समथिंग यू हैव टू डील विद. अपन कुछ नहीं कर सकते. अगर आपको लैंग्वेज ज़्यादा टफ लग रही है तो यू कैन रीड द मॉड्यूल, बट थियरी पढ़नी जरूरी है न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड. ओके, एंड इन नेक्स्ट क्लास राइट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस कि ये न्यूक्लियर फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो अब अपन इसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें. हाउ डू वी गेट द न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स. सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स. हेलो बच्चों, हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ लिया. हमने सीखा कि न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर एंड आल्सो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आज हम ये जानने वाले हैं कि उस बाइंडिंग एनर्जी का यूज करके हम किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं. All right, so this is the first slide in front of you, right? This is the artist version of what happened in Hiroshima or Nagasaki in World War II. All right, and जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था उन पे, the name was Little Boy and Fat Man. So वो जो बॉम्ब गिराया गया था, that bomb was designed by Enrico Fermi. So एक क्वेश्चन ये भी है, who designed the first nuclear reactor or who designed the first nuclear bomb? So that credit goes to Enrico Fermi, and he was very sad after what happened, right? Because the science wasn't used for humanity, but it was used against the humanity. So he wrote this thing. So this the same quote you can find on Wikipedia. So he says that कि साइंस में एडवांसेस होंगे तो उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो आएगा ही आएगा, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आएगा तो हमारी लाइफ बेटर ही होगी. बट देर आर फ्यू पीपल राइट हु यूज दैट थिंग अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, एंड वी ऑल होप दैट कि मैन क्या हो जाएगा एक दिन, you know, it will grow sufficiently adult, right, to make good use of these science, these powers that he acquires out of the nature. So basically that is what he hoped, right? So basically he was very sad about that. And the same story of Alfred Nobel. I mean, I don't know if you know it or not. See, Alfred Nobel is the one, right, who discovered the dynamite. Okay, and he made tons and tons of money using dynamite. That is, by selling the dynamite, he made lots and lots of money. But when he saw all the destruction that dynamite has created, right, he became very sad, and he said, from now on, I want to work for the good cause of this planet Earth, right? तो उन्होंने कैसे काम किया good cause के लिए? उन्होंने जितना भी पैसा बनाया था डायनामाइट से, राइट, ही डिपॉजिटेड इन ए बैंक, एंड ही टोल्ड दैट कि फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ दैट मनी देयर शुड बी सम प्राइज. दैट प्राइज टुडे इज कॉल्ड नोबेल प्राइज. ओके, दैट स्टार्टेड इन 1900, और वो उस पैसे के इंटरेस्ट से आ रहा है, एंड दैट नोबेल प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस, राइट, एंड पीस एंड सो मेनी थिंग्स, राइट. Anybody whoever does the good work on this planet, there are so many fields for which Nobel Prize is given. So that person was Alfred Nobel. Anyway, हम आगे बढ़ते हैं. तो इस जो चैप्टर में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एनर्जी एंड नॉर्मल एनर्जी. देखो, नॉर्मल एनर्जी आपको कैसे मिल सकती है? जैसे मान लो लकड़ी को आप जला के एनर्जी ले सकते हो, दैट इज यू कैन बर्न द कोल. बट अगर आप कोल को बर्न करते हो तो व्हाट यू आर गेटिंग इज केमिकल एनर्जी. सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन. This is the chemical reaction, CH4 and so hydrocarbon बन हो रहा है, right? So you are getting CO2 and 2H2O. So basically what is rearranging? जो bond है, chemical bonds है, rearrange हो रहे हैं और उनके difference का ही energy अपन को मिलता है. और आपको पता है chemical bond की जो energy होती है वो electron volt में होती है, बहुत ही कम होती है. Nuclear force की जो energy होती है that is in mega electron volt. लेकिन ये electron volt में होती है. तो अगर आप 1 टन ऑफ कोल बर्न करोगे तो 10 जूल मिलेगा, या फिर 1 किलो ऑफ कोल बर्न करोगे, 1 किलो ऑफ कोयले को बर्न करोगे तो 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी मिलेगा. सो दैट व्हाट्स हैपन वेयर इन थर्मल पावर प्लांट, राइट. थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कोयले को बर्न करके, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू डू, राइट. यू यूज द कोल फॉर द इनपुट एनर्जी. This energy is very, very small, very, very small. But whereas in nuclear energy, what do we get?
1 kg ऑफ यूरेनियम, 1 kg ऑफ यूरेनियम, जब यूरेनियम का फिशन करवाते हैं अपन, यूरेनियम का फिशन करवाते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है? 10⁻14 जूल। इससे कितना गुना? इससे 10⁻7 गुना। 1 किलो कोयला इतना एनर्जी देता है और 1 किलो यूरेनियम इतनी एनर्जी देता है, 1 करोड़ गुना। मच 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 हायर देन दिस वन। दैट मीन्स it is beneficial, at the same time it is dangerous if you do not use it properly. All right, so यही अपन को पढ़ना है आज, right? How can we get energy from the uranium? और यहाँ पे जो एनर्जी का कन्वर्जेशन होता है that is according to E equal to mc square. That's why this energy is really really high. So this is why I like to say less is more. So probably this is the uranium and this is tons and tons of coal. So nuclear fission, right, was discovered by that there are so many scientists involved. So जो first चीज होती है that is needed in nuclear fission, that is neutron. देखो आप पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, मैं आपको बताऊंगा कि जो फिशन होता है that is governed by neutrons, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है. So this thing is neutron. तो न्यूट्रॉन आके यूरेनियम 235 पे बम्बार्ड हो रहा है. So first thing we need is neutron, which were discovered by James Chadwick in 1932. Okay, and then there were Otto Hahn and Strassman. ये भी आपसे पूछा जाएगा, मॉड्यूल में होगा ये क्वेश्चन. Otto Hahn and Strassman, right? Otto Hahn and Strassman discovered that यूरेनियम का फिशन हो सकता है from neutrons. ठीक है. And using this information, Enrico Fermi, right? Enrico Fermi discovered that कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं यूजिंग द सेम थियरी. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड. आई टेल यू ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट Enrico Fermi, right? Enrico Fermi fled to US during World War II. Okay, why? Because his wife was Jewish. He was from Italy, right? He was Italian physicist, but his wife was Jewish, and you know that there were a lot of cruelty against Jews in World War II. So he with his wife fled to America, and in 1939 he started working on the nuclear bomb, and that will be used to end the World War II. This is how karma works. So he designed the first nuclear reactor in the USA. All right, so जो आपका रिएक्शन है किसका? यूरेनियम का फिशन, वो आपके सामने है. दैट इज यूरेनियम 235. उस पर क्या होगा? स्लो न्यूट्रॉन अपन बम्बार्ड करेंगे, स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे तो यूरेनियम 236 हो जाएगा. सबसे पहले आपको जानना है कि न्यूट्रॉन ही क्यों यूज करें. देखो न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है? रिपेल नहीं होता न्यूक्लियस से, क्योंकि इसका चार्ज 0 है. ओके, एंड दैट इज वन थिंग, बिकॉज वी कैन नॉट यूज प्रोटॉन. प्रोटॉन क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा. दैट इज वन थिंग. एंड दूसरा, जो यूरेनियम 235 है उसका न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी है, स्लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है कंपेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन. सो वी यूज ओनली स्लो न्यूट्रॉन बिकॉज दे हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब बाय दिस वन. और ये जो बंदा बनेगा यूरेनियम 236, इक्वेशन बैलेंस करना आ गया होगा अब आपको. ये हाईली फिशनेबल है. ठीक है, फिशनेबल का मतलब है ये क्या करेगा? 2 भागों में टूटेगा. याद अपन ने डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी कर्व में. क्या डिस्कस किया था? कि बड़ा न्यूक्लियाई क्या होगा? टूटेगा और 2 मिड साइज न्यूक्लियाई बनाएगा. मिड साइज न्यूक्लियाई बना के वो स्टेबिलिटी कर्व में आगे बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी कर्व में आगे बढ़ेगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, एंड लॉट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज. ठीक है, तो यूरेनियम टूट सकता है. अब वो कौन से 2 भागों में टूटेगा, कौन से 2 मिड साइज न्यूक्लियाई में टूटेगा? दैट कुड बी एनीथिंग. मैंने यहां पे 2 इक्वेशन आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दी है, बट देयर कैन बी मेनी मोर जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगी. सो आई हैव गिवन इक्वेशन ऑफ बेरियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, स्ट्रंशियम, राइट? ये मैंने 2 आपको एग्जाम्पल के तौर पे दी है. बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है. मे बी देर इज 1 और 2 मोर इक्वेशन इन एनसीईआरटी. आपको किसी और बुक में और भी इक्वेशन मिल सकती है, लेकिन आइडिया वही है. क्या? कि ये 2 मिड साइज न्यूक्लियाई में टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी. अच्छा, यहां पे खास बात क्या है? पहले तो बैलेंस करना आना चाहिए. बैलेंस किया आपने, देखो 54, 38 ये तो 0 है तो 92 हो जाएगा. 56, 36 ये भी 92 हो जाएगा, ये तो 0 है. एंड 144, 89, 3. तो इस तरह से मास और चार्ज बैलेंस करते हैं. ठीक है ना? ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर बैलेंस किए जाते हैं. खास बात क्या है कि जब यूरेनियम टूटता है ना,
यूरेनियम टूटता है तो साथ ही साथ 2-3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। तो वो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, वो दूसरे यूरेनियम एटम को, दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियाई को जाके डिस्टर्ब करेंगे, एंड दिस इज हाउ द चेन रिएक्शन स्टार्ट्स। समझे आप मेरी बात? यूरेनियम का फिशन होता है न्यूट्रॉन से, ठीक है। फिशन होने पर 2 फ्रेगमेंट बनेंगे, साथ ही साथ 2-3 न्यूट्रॉन और मिलेंगे, और वो न्यूट्रॉन जाके क्या करेंगे, दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियाई जो सैंपल में प्रेजेंट है उनको तोड़ेंगे, and this is how the chain reaction progresses forward. So the thing is, number of neutron can right increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction, वो अपन डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना, that is going to be very very important factor. Okay, the thing that you have to remember कि एक न्यूक्लियाई के फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है, एक न्यूक्लियाई के फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। जब आप एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे मान लो आपसे पूछा जाएगा m मास ऑफ यूरेनियम फिशन होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आप क्या करोगे, m मास से मोल निकाल लो, मोल से नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, वही नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एनर्जी आ जाएगी। वो अपन क्वेश्चन करेंगे तो पता हो जाना चाहिए, पता लग जाएगा। बट आप समझ लो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज आएगा। 1 यूरेनियम न्यूक्लियाई when undergoes fission it gives you this much amount of energy, और एनर्जी किसकी फॉर्म में आती है, काइनेटिक एनर्जी और प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। ऑलराइट, सो दिस इज द फिशन रिएक्शन, दिस इज द पिक्टोरियल वर्जन ऑफ फिशन रिएक्शन। आप देखो, एक स्लो न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम 2 भागों में टूटा और 3 न्यूट्रॉन और मिले, 3 न्यूट्रॉन और मिले, ठीक है ना। लिखा हुआ समझ में आ रहा है, सेवरल न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इनिशियल फिशन इवेंट कॉजेज फिशन इन एडिशनल यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई। तो ये जो न्यूट्रॉन है वो सैंपल में प्रेजेंट दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियाई को जाके क्या करेंगे, फिशन करवाएंगे। एंड आप देख सकते हो कि बेरियम, क्रिप्टॉन, स्ट्रोंशियम, ज़ीनॉन, एंड देयर आर सो मेनी fragments which are possible. So this is the chain reaction, and you can see this, right? Each fission is giving you 200 mega electron volt of energy. Each fission is giving you 200 mega electron volt of energy. And अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंट्रोल नहीं किए, तो ये रिएक्शन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगी। देखो 1, 3, 9, समझ में आ रहा है ना, 3 की पावर में चलेगी। दिस इज 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 स्क्वायर, अगली बार 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा, right? So this reaction will escalate exponentially. So one thing is, how can we control the rate of the reaction? By controlling the number of neutron, which is very very important. न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अपन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंट्रोल करने पड़ेंगे, बट इफ इट इज द केस ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी, राइट? सो बेसिकली व्हाट डू वी वांट, और व्हाट पीपल वांटेड, दे डिड नॉट कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दे लेट इट ग्रो एक्सपोनेंशियली, राइट? वेरी सैड। ऑलराइट, नाउ एक और चीज, ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, दीज आर वेरी वेरी फास्ट न्यूट्रॉन्स, वेरी वेरी फास्ट न्यूट्रॉन। दैट मीन्स अपन को इनको क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा बिफोर रीयूजिंग। बिकॉज मैंने आपको बोला था यूरेनियम 235 किसको एक्सेप्ट कर सकता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो भी अपन सीखेंगे कि वो कैसे करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर। 2 से 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या अपन को क्या करनी पड़ेगी, कंट्रोल करनी पड़ेगी टू कंट्रोल द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड न्यूट्रॉन शुड बी स्लो डाउन टू रीयूज इन द चेन रिएक्शन। एंड ऑफ कोर्स ये जो प्रोडक्ट मिला है ना, ये कौन से प्रोडक्ट, ये ज़ीनॉन, स्ट्रोंशियम, ये सारे प्रोडक्ट मिले हैं ना, दीज प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव वेस्ट, सो दीज आर हजार्डस, तो इनको भी डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसको प्रॉपर करना पड़ेगा। ध्यान रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूरेनियम सारा का सारा एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो जाता, यूरेनियम टूटता है, कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट है, और साथ ही साथ एनर्जी मिलती है, ठीक है? तो एनर्जी तो अपन यूज कर लेंगे, राइट, इन द पावर प्लांट, बट जो वेस्ट होगा उसको प्रॉपरली अपन को क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। या आई थिंक दिस यू विल लाइक। सो दिस इज द way we can explain the fission reaction. This is a little bit demo or animation you can say. तो यहाँ पे जो येलो डॉट है वो न्यूट्रॉन है, दिस इज यूरेनियम, दिस इज द फ्रेगमेंट बेरियम एंड क्रिप्टॉन. So these are the uranium nuclei present, okay, first stage, second stage and third stage, 1, 3, 9 you can see.
and this is the thermal neutron. This is the thermal neutron. Okay, now ये thermal neutron आके इस यूरेनियम को क्या करेगा, हिट करेगा, ये फ्रेगमेंट में टूटेगा और न्यूट्रॉन मिले बनेंगे, वो इनको हिट करेंगे और न्यूट्रॉन बनेंगे, वो इनको हिट करेंगे एंड रिएक्शन आगे प्रोसेस करेगी. सो यू कैन सी दिस इज ए रियली ब्यूटीफुल एनिमेशन. You can thank me for this. All right, you can see that. आ रहा है समझ में? This is the first stage, second stage, and third stage, right? And in each stage, right, the number of neutron or number of fission are increasing, and we have to control this. So that is what we do in nuclear reactor. In nuclear reactor, what we do, we do the controlled fission of uranium, and we take care of all the things that we have discussed. आ गया समझ में बेटा? चलें आगे. This is the nuclear reactor of France, right? So this is the nuclear reactor of France. Very high quality image I got, so I thought I'll tell you. I have also nuclear reactor from Rawat Bhata, Kota. Yes, we have a nuclear reactor here in Kota. I did not get a good quality image, but the thing is, it is almost similar to this one, right? It is just that quality of image is differing. All right. So now let's discuss what should we take care of, design consideration, right? While we are designing a nuclear reactor.